नमस्कार दोस्तों। बायोलॉजी के पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा किया था मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, प्लांट सेल क्या होते हैं, एनिमल सेल क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इन सब पे चर्चा हो चुकी थी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता कर लिए थे हम लोगों ने। आज हम शुरू करेंगे सेल थ्योरी यानी कि कोश का सिद्धांत क्या होता है। कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन दो साइंटिस्टों ने मिलकर के सम्मिलित रूप से किया था। उनका नाम है थियोडोर स्वान और मैथियस स्लाइडन। मैथियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने कहा था कि कोशिका होती है जो वह जीवन की मूलभूत क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया था कि प्रत्येक जीवों का निर्माण कोशिका से मिलकर के बना होता है। तो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मैथियस स्लाइडेन, थियोडोर स्वान ने सम्मिलित रूप से मिलकर के प्रतिपादन किया था। इन्होंने कहा था पहला, जो कोशिका होती है जीवन की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया था कि सभी जीवों का निर्माण सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर के बना होता है। जैसे सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलकर के बनता है ऑर्गन और ऑर्गन से मिलकर के बनता है हमारा बॉडी। ठीक है। विभिन्न प्रकार के सेल से मिलकर के विभिन्न प्रकार के उत्तक बनते हैं। ध्यान रखिएगा, यूनिसेलुलर में एक ही सेल होता है, उसी में वह भोजन का ग्रहण करता है, पाचन करता है, उत्सर्जन करता है, प्रजनन करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर जो ऑर्गन्स होते हैं, जो भी मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार के उत्तक का निर्माण करती हैं। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर के विभिन्न प्रकार के अंग बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं और शरीर में विभिन्न प्रकार के अंगों का कार्य अलग अलग होता है। ठीक है। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग बनाने में छोटे छोटे ईंट मिलकर के कमरे बनाते हैं, कमरा मिलकर के एक बिल्डिंग बनाता है, भवन बनाता है, घर बनाता है। जिस प्रकार से ओवम और स्पर्म मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट आगे चल करके फीटस बनता है, फीटस से एक विकसित बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है। उसी प्रकार से सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से बॉडी बनते हैं। ठीक है। लेकिन थियोडोर स्वान और मैथियस स्लाइडन ने यह बताने में असमर्थ रहे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तीसरा सिद्धांत इन्होंने गलत दिया था। बेसिकली गलत नहीं था, वह प्रूफ नहीं कर पाए। इन्होंने तीसरा सिद्धांत दिया था कि जो कोशिका का निर्माण होता है वह स्वतः हो जाता है, जो कि गलत ही है। तीसरा सिद्धांत सही से दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने कहा था कि कोशिका का निर्माण उसके पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। तो उसको भी देख लेते हैं। इरेज करते हैं थोड़ा सा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे बहुत काम देगा। तीसरा सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो दिया था और क्या कहा था कि कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती यानी कि पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। ठीक है। यही कोशिका सिद्धांत है।
इसके बाद देखेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। उनके कार्य क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, ठीक है। उसका भित्ति जो होती है एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। यह रहा एनिमल सेल और ये रहा प्लांट सेल। प्लांट सेल का सबसे बाहरी हिस्सा सेल वॉल होता है और एनिमल सेल का सबसे बाहरी हिस्सा सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली होती है। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, कवक यानी कि फंजाई में पाया जाता है और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। तीनों में जो सेल वॉल बनी होती है अलग अलग प्रकार से बनी होती है, जो कि किसी भी कोशिका में, एनिमल सेल की बात नहीं कर रहे हैं, जहां भी कोशिका भित्ति पाई जाती है उस कोशिका में कोशिका भित्ति मृत संरचना होती है, ठीक है। सेल की सबसे बाहरी और मृत संरचना होती है, ठीक। इसका कार्य क्या है, बाहरी आघातों से बचाता है, कोशिका को दृढ़ आकार प्रदान करता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत किसी भी प्लांट को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और संक्रमण से भी बचाता है, पैथोजन के संक्रमण से भी बचाता है, ठीक है। बनी किससे होती हैं, यह निर्मित होती हैं पौधों में सेलुलोज से, प्लस वैक्स। सेलुलोज बना होता है 55% और वैक्स रहता है 45% से, ठीक है। और यही सेल वॉल कवक यानी कि फंजाई में काइटिन से बनी होती है और बैक्टीरिया में पेप्टाइडो ग्लाइकेन, ठीक है। कोशिका भित्ति जो बनी होती है पेड़ पौधों में सेलुलोज से बनी होती है, कवक में काइटिन से बनी होती है और बैक्टीरिया इत्यादि में पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, ठीक। इसका कार्य क्या है, कार्य तो आप लोग को बता दिया था। इसका कार्य है बाहरी आघातों से रक्षा करना, बाहरी संक्रमण से बचाना, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करना और यांत्रिक सहारा प्रदान करना पौधों को, ठीक है। आगे देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन की तो इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और यह किसी भी कोशिका का सबसे बाहरी जीवित आवरण होता है जो जीव द्रव्य को घेरे रखता है। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव में क्या अंतर है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यह कोई कोशिका है, इस कोशिका मान लीजिए यह कोशिका का सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। इसके अंदर जो भी द्रव भरे रहेंगे इस द्रव को कहेंगे साइटोसोल या कोशिका द्रव। और जब इसमें कोशिकांग भी शामिल हो जाएंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम इत्यादि जब शामिल हो जाते हैं तब यह कहलाएगा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। और जब इसमें केंद्रक भी शामिल हो जाता है तब इसे कहेंगे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। किसी भी कोशिका का जितने भी जैविक क्रियाएं हैं सब जीव द्रव्य के अंदर समाहित होती हैं, जीव द्रव्य के अंदर ही संपन्न होती हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है वह देख लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से बना होता है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बना होता है, ठीक। इसका कार्य क्या है सेल मेम्ब्रेन का, तो कार्य देख लेंगे। सेल मेम्ब्रेन का जो कार्य है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले चयनात्मक पारगम्यता का गुण है, चयनात्मक पारगम्यता।
इसका मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन किसी भी आवश्यक चीज को बाहर नहीं जाने देता और किसी भी अनावश्यक चीज को बाहर से अंदर नहीं जाने देता। ये नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठा के चला जाएगा और सेल मेम्ब्रेन इसको अंदर जाने देगा, ऐसा नहीं है। वह देख लेगा कि कौन जाने योग्य है, कौन जाने योग्य नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज कि यह कोशिका के आकार को रेगुलेट करता है। कोशिका के आकार को रेगुलेट करता है। ठीक। तीसरा चीज गमन में सहायक होता है। किसके गमन में? अमीबा के। अमीबा जैसे बैलून देखते हैं, बैलून में आप पानी भर दीजिए और उसका मुंह बांध दीजिए और फर्श पे रोल कर दीजिए, सेम वही स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो अमीबा करता है। यानी कि वो अपने आकार में परिवर्तन करते करते सेल मेम्ब्रेन के सहारे एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ठीक है। चौथा है रसायन के प्रति संवेदनशील। रसायन के प्रति संवेदनशील है। जो सेल मेम्ब्रेन है वह रसायन के प्रति संवेदनशील है। मैं सोच रहा हूं यदि संवेदनशील रसायन के प्रति नहीं होता तो क्या जो दवाएं हम एलोपैथिक दवाएं खाते हैं वह काम करता? कमेंट में बताइए। पांचवा चीज है हार्मोन्स का अंतर्ग्रहण करना। हार्मोन्स को पहचान कर उनका अंतर्ग्रहण करना। अंतर्ग्रहण करना। ठीक है। हार्मोन्स को पहचान करके उनका अंतर्ग्रहण करना और विशेष प्रकार के रसायन का श्रावण भी करना। ठीक। तो ये सब कार्य है, ये विशेष गुण है कोशिका झिल्ली के। ठीक। कोशिका झिल्ली के सहारे जो भी पदार्थ अंतर्ग्रहण किए जाते हैं या अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं वह दो क्रियाओं से संपन्न होता है। एक है परासरण, दूसरा है विसरण। ठीक। अंतर्ग्रहण करने की क्रिया किसी पदार्थ का कोशिका झिल्ली के द्वारा जो अंतर्ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहेंगे? यदि केवल द्रव पदार्थ का अंतर्ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहेंगे? या किसी अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकाला जाना क्या कहलाता है? उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या होता है? कोशिका झिल्ली के सहारे किसी पदार्थ का अंतर्ग्रहण कर लेना इंडोसाइटोसिस कहलाता है। और कोशिका झिल्ली के ही सहारे किसी भी द्रव पदार्थ का अंतर्ग्रहण करना पिनोसाइटोसिस कहलाता है। और किसी भी अपशिष्ट पदार्थ का, कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालने की क्रिया की कोशिका झिल्ली के माध्यम से क्या कहलाएगा? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। एक्सोसाइटोसिस वे होते हैं जैसे कोशिका झिल्ली के सहारे किसी भी कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगा? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। जैसे पेड़ की किसी डाली में आप एक धागा बांध दीजिए, जैसे जैसे डाली मोटी होती जाती है उसका छिलका धीरे धीरे धागे के ऊपर चढ़ता जाता है, तो उस प्रकार की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक। वही अंतर्ग्रहण करने की क्रिया यहाँ पे इंडोसाइटोसिस कहलाएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।